नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी राजस्थान जीके की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस सीरीज का हमारा अंतिम वीडियो है। हमने क्लास 6 टू लगाकर 8 तक की बुकों को वापस एक बार रिवाइज कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट ने भी ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो किया है, उनके लिए मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि आप निश्चित ही सफलता के भागीदार रहेंगे। तो ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। जितना भी मैटर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उनका बार बार आप रिवीजन करते रहिए। निश्चित ही आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा आपके एग्जाम में। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस सीरीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया है, तो केवल 9 वीडियो बने हैं। आप चैनल को विजिट करके इसके लिए देखिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, रीट 2022 राजस्थान जी के नाम से। तो उसको विजिट करके आप इन 9 वीडियो को देखकर अपना सारा मैटर कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे गांव तिरुचुपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब की, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो देखिए, ये किस जिले में किया गया? ये किया गया था नागौर के अंतर्गत। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? तो देखिए, ये अधिनियम पारित किया राजस्थान सरकार ने 1971 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए, ये पारित हुआ था 1955 में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो देखिए, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। किन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य किया है? राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी या फिर सभी? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन सभी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य किया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया था? तो देखिए, ये किया था 1955 में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान अस्पृश्यता अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, ये लागू हुआ 1955 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जितने भी अधिनियम है आप इनको कोई पर साइड में लिख लें, और उनका जो ये वर्ष है ये भी आप लिख लें, और बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये सभी मैटर आपको याद हो जाएगा। राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? तो देखिए, ये कानून लागू किया गया था 1989 में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं। उक्त कथन है, तो देखिए, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। तो आप ध्यान रखिएगा। 1951 में राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी थी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 2.51%। राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए, इसका गठन किया गया था 15 मई 1999 को। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा 3 सदस्य होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए, 2005 में इसे लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो ये 2015 में शुरू हुई थी, या तो आप ध्यान रखिएगा। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण व संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, ये लागू हुआ था 1956 में, और बाद में इसमें संशोधन हुआ था 2005 के अंतर्गत। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए, ये अधिनियम लागू किया गया था 1961 में। तो आप ध्यान रखिएगा।
बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए ये लागू हुआ था सर्वप्रथम 1925 के अंतर्गत। इसके बाद में इनमें संशोधन हुए थे 1986 में और 2006 में। ईवीएम द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 16। और जो इसमें सबसे अंतिम जो बटन होता है वो होता है नोटा का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देश का प्रथम राज्य जिसने सूचना का अधिकार लागू किया, देखिए ये राज्य है राजस्थान, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था सन 2000 में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? तो देखिए राजस्थान के बाद में बनाया था भारत सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा 2005 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ? तो देखिए ये राजस्थान में लागू हुआ था 2011 में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो अधिनियम है ये किन पर लागू होता है? तो 6 से लगाकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर, और जो कि कक्षा 1 से लगाकर 8 तक अध्ययनरत हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यूएन की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौता कब पारित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 20 नवंबर 1989। तो आप ध्यान रखिएगा। और इस समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो 1992 में, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बाल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर होगा 4 है। कौन कौन से? जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? अगर आप किसी भी बच्चे को संकट में देखते हैं या फिर किसी भी स्थिति में देखते हैं जो बाल श्रम है, तो आप कॉल कर सकते हैं 1098 पर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्रारंभ कब किया? तो करेक्ट आंसर होगा सितंबर 2019 में। जन समस्याओं को ऑनलाइन करवा सकते हैं इसके तहत, राजस्थान संपर्क पोर्टल के तहत। और ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिटीजन कॉल सेंटर नंबर कितना है? 181। साइबर सुरक्षा हमले के प्रकार हैं, तो देखते हैं रैंसमवेयर, मालवेयर, साइबर धोखाधड़ी जिसके अंतर्गत फिशिंग और स्पूफिंग, या फिर सभी। तो देखिए सभी साइबर सुरक्षा हमले के प्रकार हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आरटीआई 2009 के तहत निजी स्कूलों में पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन 25%। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है? तो देखिए जो ये योजना है ये किन के लिए संचालित की जा रही है? ऐसी किशोरियाँ जिनकी आयु 11 से लगाकर 18 वर्ष के मध्य है उनके लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है ग्रामीण व शहरी प्रशासन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थानीय स्तर पर सरकार के कितने स्तर हैं? तो देखिए 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन 29 कार्यों का। तो आप ध्यान रखिएगा। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन प्रधान। लोकतंत्र की प्रथम इकाई किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम इकाई कहा जाता है। पंचायतों का जो चुनाव है ये राज्य आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो इनके सदस्य होते हैं पंचायत के, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन सरपंच।
सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत में सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना और बैठकों की कार्यवाही को लिखना किसका कार्य होता है? तो देखिए ये कार्य होता है सचिव का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किसके निर्वाचित सदस्य प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पंचायत समिति के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य है वो। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो ये है पंचायत समिति। पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष होना चाहिए। तो कितना आवश्यक है? ये है 25 वर्ष। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कार्यकाल कितना होता है इनका? इनका कार्यकाल है 5 वर्ष। तो आप ये ध्यान रखिएगा। प्रधान व उप प्रधान को पंचायत समिति कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? देखिए इस अधिकारी का नाम है खंड विकास अधिकारी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जिला परिषद के सदस्य होते हैं, देखिए जिला परिषद के सदस्य होते हैं पंचायत समिति के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो ये सभी होते हैं। तो सभी हमारा सही आंसर होगा। आप कंटेक्स्ट लिए ध्यान रखिएगा। और नेचुरल फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था है जिला परिषद। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो देखिए इस अधिकारी का नाम है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन से ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत न्यायालयों की स्थापना की गई? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। राजस्थान के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो देखिए ये की गई थी जयपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा जयपुर के बस्सी में। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। ग्राम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। 15,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर स्थापना की जाती है। तो देखिए ये की जाती है नगर पालिका की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष होता है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। देखिए करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है। बाकी ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। तो तीनों कथनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। जो नगर पालिका है, जस्ट हमने आगे देखा था 15,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होती है नगर पालिका। और जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के मध्य में हो वहाँ होती है नगर परिषद। 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ होती है नगर निगम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्वशासन को अपनाया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शहरी संस्थानों के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नगरीय प्रशासन को आय कहां से प्राप्त होती है? सरकार और राज्य सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार से, शुल्क व जुर्माने के द्वारा, शहरवासियों पर कर लगाकर, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शहरी प्रशासन के जो कार्य है वो 2 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य और स्वैच्छिक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 9 के भी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और जो एनसीईआरटी राजस्थान जीके की हमारी सीरीज चल रही है, इसका ये अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th 8th क्लास की बुक का। इसे भी देखते हैं, जिसका नाम है राजस्थान में कला एवं संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1354 ईस्वी में बूंदी दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था बरसिंह के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल और अनिरुद्ध महल बने हुए हैं? देखिए सभी ये बने हुए हैं बूंदी के दुर्ग में।
चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर से बना लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा सूरजमल। किस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? देखिए ये सभी स्थित हैं रणथंभौर के दुर्ग में। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता माना जाता है चौहान वंश के शासक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 10वीं शताब्दी में परमार, धारावर्ष व मुंज ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा झालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सोनगिरी पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। सोनग्रह चौहानों का ये प्रतीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा दुर्ग? झालोर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में गलत कथन है। त्रिकुट पहाड़ी पर 7वीं सदी में इसकी नींव रखी गई थी। इसका विकास प्रतिहार, चालुक्य, परमार और सिसोदिया शासकों के द्वारा किया गया। यह 2 सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है। इसके कुल 10 प्रवेश द्वार है। देखिए जो ऊपर के चारों कथन है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सही है। जो ऑप्शन नंबर 5 है ये गलत है, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके कुल प्रवेश द्वार है 7। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मैं क्वेश्चन चाहता तो ऐसे ही बना सकता था कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि कीर्ति स्तंभ किस दिशा की ओर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन महाराणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ के बारे में ये फैक्ट जान लेते हैं। 122 फीट की ऊंचाई इसकी है। 9 मंजिला ये स्मारक है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश इसको कहा जाता है। 43 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती यानी चबूतरे पर यह निर्मित है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा कीर्ति स्तंभ के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का शिल्पी सूत्रधार मंडन था। 1458 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके कुल 10 दरवाजे हैं। तो देखिए 4th नंबर यहाँ पर सही नहीं दे रखा है, क्योंकि जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसमें कुल 9 दरवाजे हैं। ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, यज्ञ वेदियां, झालीबा बावड़ी, मामादेव कुंड, कुंभ स्वामी मंदिर, पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है? देखिए ये सभी स्थित है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कट्टारगढ़ में हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं? काफ़ी सिंपल है और आशा करता हूँ आप सभी को आता होगा, और आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि कटारगढ़ जो है ये किस किले के अंतर्गत है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताइएगा। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मानसिंह ने करवाया था आमेर दुर्ग का निर्माण। स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का समन्वयन है आमेर का दुर्ग। तो आप ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग में प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो ये किस दुर्ग में है? करेक्ट आंसर होगा आमेर दुर्ग में। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? देखिए ये बना हुआ है गागरोन का दुर्ग। निम्न में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पर बताना है। मेहरानगढ़ दुर्ग सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। सोनारगढ़ दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, तो 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। तो तीनों फैक्ट ऊपर के ये सत्य हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से मंदिर और उनके जिले के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। जगदीश मंदिर उदयपुर, सांस बहु मंदिर नागदा, अंबिका मंदिर जगत, श्रीनाथ जी का मंदिर उदयपुर। देखिए नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर, ना कि उदयपुर में। तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन। तो आप ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले तीनों सही है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ पर भी सेम ही है। मंदिर और उनके जिलों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव जी जैन मंदिर उदयपुर,
चार भुजानाथ मंदिर, गढ़बो राजसमंद, देलवाड़ा जैन मंदिर पाली। देखिए जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है ये है आबू रोड सिरोही में, ना कि पाली के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जो ऊपर दे रखे हैं ये सभी सही दे रखे हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। वापस क्वेश्चन वही है, मंदिर और जिलों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए रीट एग्जाम 2021 के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जो आपको पेपर उठाकर देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। भंड देवरा के शिव मंदिर किस जिले में है, आप देख सकते हैं। तो जस्ट जो हमारी अगली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि एक प्रश्न वहाँ से बना है, एक प्रश्न यहाँ से, और लगभग जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे वीडियो से बने थे। तो जिन स्टूडेंट ने भी ईमानदारी के साथ फॉलो किया था उनका काफ़ी स्कोर रहा था। भंड देवरा के शिव मंदिर 12 में ही है। ओसिया के जैन मंदिर ये जोधपुर में, ना कि जयपुर में। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है और किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में। निम्न में से मंदिर और जिले के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अबनेरी मंदिर ये दौसा में, ना कि जयपुर में। कंसपा मंदिर कहाँ पर है, कोटा में। कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर बूंदी में। सूर्य मंदिर है झालरा पाटन में। तो आप ध्यान रखिएगा। खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी का मंदिर क्रमशः किन जिलों में है। देखिए खाटू श्याम जी का तो है सीकर में, गोविंद देव जी का है जयपुर में। निम्न में से किन स्थानों से सूर्य की प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए दिलवाड़ा से हमें सूर्य की प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है। ओसिया, बरमान, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में हमें सूर्य की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहट क्षेत्र में कौन सी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो देखिए ये हुई है जैन प्रतिमाएं। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहते हैं। देखिए इस कला को कहा जाता है टेराकोटा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध ग्राम है मौलिला ग्राम, जो कि राजसमंद जिले में है। विश्व स्तर पर कुम्हारों ने पहचान दिलाई है टेराकोटा को, तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से शेखावटी क्षेत्र की हवेली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो नतमल की हवेली है ये जैसलमेर में, ना कि शेखावटी क्षेत्र में। तो शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ कौन कौन सी है। रामगढ़ की हवेली, नवलगढ़ की हवेली, मुकुंदगढ़ की हवेली, मंडावा हवेली और लक्ष्मणगढ़ हवेली। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सलीम सिंह और पटवो की हवेली किस जिले में है। देखिए ये है जैसलमेर जिले में। मुसी रानी की छतरी किस जिले में है। करेक्ट आंसर होगा अलवर में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही आंसर होगा जो 84 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है, ये है बूंदी में। तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो वो है अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में, सेठों की छतरी रामगढ़ और ईश्वरी सिंह की छतरी है घटौर में। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जसवंत थड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में। आहट, उदयपुर, बड़ा बाग की छतरियाँ हैं जैसलमेर में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है चित्रकला के संबंध में। तो देखते हैं। जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का प्रयोग किया गया है। जोधपुर बीकानेर के चित्रों में पीला रंग किया गया है। उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो सही नहीं कथन है वो है कोई नहीं। तीनों कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं चित्रकला के संबंध में, तो आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि कोटा के चित्रों में हमें नीले रंग, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद और गुलाबी रंग और बूंदी में सुनहरे रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। उदयपुर चित्र शैली में कदम वृक्ष का अधिक प्रयोग किया गया है। किशनगढ़ चित्र शैली में केले का अधिक प्रयोग किया गया है। कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष के चित्रों का अधिक प्रयोग किया गया है। जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष चित्रों का अधिक प्रयोग किया गया है, या फिर कोई नहीं। देखिए चारों कथन सत्य दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ नंबर ऑप्शन कोई नहीं। तो ये चारों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर, जोधपुर में आम के वृक्षों के चित्रों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से आपके 5 फैक्ट रेडी होते हैं, इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो यहाँ पर बताना है। उदयपुर चित्र शैली में हाथी और चकोर पक्षी का अधिक प्रयोग किया गया है। नाथद्वारा चित्र शैली में गाय का अधिक प्रयोग किया गया है। जयपुर और अलवर चित्र शैली में मोर और घोड़ों का अधिक प्रयोग किया गया है, या फिर सभी।
तो देखिए तीनों कथन सत्य हैं, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बनी ठनी किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो देखिए ये है किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। आमेर, जोधपुर और बीकानेर की जो चित्र शैली है उस पर हमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो हमारी ये सीरीज है वो कंप्लीट होती है एनसीईआरटी 6 to लगाकर 8 क्लास तक। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक इस सीरीज को फॉलो किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि सर हमने सारे वीडियो देखे हैं और मैंने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन रीट 2021 में आए थे। और ऑलरेडी ये जो जितना भी मैटर मैंने आपको ये वापस रिवीजन कराया है, ये रीट एग्ज़ाम 2021 से पहले हमने देखा था, यानी एग्ज़ाम से पहले देखा था, उसके बाद में पेपर हुआ था। तो आप इन बुकों का महत्व समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। कमेंट सेक्शन में देखिए आपका ये वर्क रहेगा कि कोई भी मोटिवेशनल लाइन लिखनी है, क्योंकि आप इतने मोटिवेटेड है कि स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक आपने इस सीरीज को फॉलो किया है, तो आपको कुछ न कुछ तो मोटिवेशनल ज़रूर आता होगा, ताकि आपसे काफ़ी अधिक स्टूडेंट मोटिवेट हो सके और अपनी स्टडी कर सके। इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि यूट्यूब हर किसी को नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं, लगभग 8000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।